परिवार इस पे काम करे, समाज इस पे काम करे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस पे काम करें, कल सरकारें इस पे काम करेंगी, है ना। तो जैसे जैसे ये मामला खुलता जाएगा वैसे आदमी स्वतः ही अपने आचरण में नियंत्रित होता जाएगा। एक मानव, जब हमने पहले भी चर्चा किया था कि जब मैं अपने आप में ये महसूस करता हूं कि मैं इंद्रियों के मामले में नियंत्रित हूं, तो मैं स्वाभिमान, मेरा मेरा अपना मनोबल कैसा रहता है, मेरा अपना स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहता है। और जब भी ये महसूस करता हूं कि मैं इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित हूं, तो मेरा मनोबल कैसा रहता है। इसलिए कल हमने सूत्र पे चर्चा किया था कि पवित्र विचार ही मनोबल है। जो अस्तित्व सहज सच्चाई है उसमें ना मेरी चलेगी ना आपकी चलेगी, फाइनली उसमें अस्तित्व की ही चलेगी। तो अस्तित्व जैसा है उसको वैसा समझने का प्रयास किया जाए, समझा जाए, उसके बाद एक सही आचरण को हम ही तय कर लें कि हमारा हमारा हमारे लिए सही क्या होगा। तो दूसरा हमारे लिए बताए कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, की बजाय मैं तय कर पाऊँ कि क्या सही है और क्या गलत है, ये मेरे लिए बहुत सम्मानजनक है, गरिमामय है। सर हमारे यहाँ कल्चर है कि अरेंज मैरिज किया जाता है। पेरेंट्स लड़का लेके आते हैं, हमें दिखाते हैं, और उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन या फैमिली में कौन है वो सब चेक किया जाता है, और फिर बताया जाता है कि इससे शादी करने के लिए तुम तैयार हो क्या। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो मुझे ये पूछना था कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अपने भाई पार्टनर हम को अपने चूज करने परिवार के पे लिए। भरोसा करते हैं, बस यही क्राइटेरिया है। उसमें तो क्राइटेरिया यही है कि परिवार पे। देखो मैं तो कहता हूँ आप बात करके कर क्या लोगे। जिसको अपने बारे में कुछ पता नहीं है वो दूसरे के बारे में क्या जान लेगा। कितनी डेटिंग करना है कर लो। शादी के पहले तुम भी अच्छी अच्छी बातें करते हो, वो भी अच्छी अच्छी बातें करता है, असली पता तो शादी के बाद लगता है। तो कुछ नहीं निकलने वाला है। अब शादियों का आधार यही होगा, अध्ययन किया क्या, शिविर किया क्या। स्वतः ही नियंत्रण आता है। हमारे घर में, हमारे परिवार में शादी हुई, मेरे बेटे की शादी थी, तो कोरोना काल लग गया, तो शादी पोस्टपोन हो गई। तो बेटे ने, वो जैसा उससे बात करता था वो बहुत रोमांटिसिज्म वाला नहीं, तो जैसा उससे बात करता था वो लड़की बोली यार तुम अलग टाइप के दिखते हो, तुम ये कैसा, तुम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने एक आध वीडियो भेज दिया, उसको अच्छा लग गया। उसने शादी होने के पहले पूरा एक यूट्यूब से पूरा एक शिविर कर लिया। मैं शिविर करता हूँ तो कभी अपने परिवार की कोई चर्चा कर ही देता हूँ, पत्नी की कोई चर्चा कर ही देता हूँ, फार्म की जहाँ रहते हैं उसके बारे में कोई डिटेल आई जाती है। तो उसका फ़ायदा इतना बड़ा मिला हमको कि जब वो बिटिया शादी होके हमारे घर में आई, हमारे लिए ये एक मुश्किल काम था कि बेटा चूँकि फार्मिंग में ही है और वहीं साथ में रहता है और हम तो बेसिकली किसान लोग हैं, हमारे लिए खेती सबसे गया गुजरा काम है। अब हमारा बेटा तो साथ में खेती करता है, तो पहले तो ये कि ऐसे 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 भी हमको वो गर्व है कि हम खेती करते हैं, हमको वो फ़क्र है कि हम ऐसी जीवन शैली जीते हैं, लेकिन सामने वाले को क्या पता तो कैसा होगा, क्या सेटिंग बनेगी। वो आई तो वो उस गर्व के साथ आई कि यही जीवन शैली सही है। फिर आई तो दोनों मिलके, गुजरात में मेरा एक शिविर था तो वहाँ साथ में चले गए। वहाँ गए तो उन्होंने, उसने लोगों को बदलते हुए देखा, पूरा शिविर का डायनेमिक्स देखा, उसको देख के उसको और भरोसा होगा। उसने 3 महीने अध्ययन भी कर लिया, है ना। तो सब कुछ चीज़ें बहुत आसान हो गई। तो परिवार कितना उत्सवपूर्ण हो सकता है, कितना हल्का फुल्का। मैं नहीं कहता कि 100% सब कुछ ठीक हो गया, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कभी सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ठीक हो गई। परिवार में कोई चर्चा के मुद्दे ही नहीं है कि कोई अनबन है, किसी बात पे असहमति है, कुछ बैठ के बात करनी है। तो इसका मतलब है कि एक ही तरीका है, हम सब समझदार बने। हमारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने 9 महीने 9 महीने लड़की से बात किया इंटरनेट पे, चेहरा नहीं दिखाया, क्योंकि हम चेहरे से भी प्रभावित ना हो जाए। मैं ज़िंदगी में क्यों, मेरे जीने का लक्ष्य क्या है, तुम्हारे जीने का लक्ष्य क्या है, हम साथ क्यों शादी करें, हम साथ कैसे चल पाएंगे। लोग बहुत समझदारी से बात कर रहे हैं और उनकी शादियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं। तो यदि हमको ये कॉन्फिडेंस कार चलाने का आया है, यदि हमको कॉन्फिडेंस घर बनाने का आया है, तो हमको ज़िंदगी परिवार चलाने का भी कॉन्फिडेंस आए कि नहीं आए। परिवार चलाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, शादी करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम मानव नहीं हैं। यदि आपके पास कोई ठोस रीज़न है शादी ना करने का, वो अलग बात है। शादी करना सबके लिए कंपलसरी आइटम है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन अभी शादी करना है इसका भी कोई कारण हमारे पास नहीं है, नहीं करना है इसका भी कोई कारण हमारे पास नहीं है, सब कर रहे हैं इसलिए हमारी भी हो जाती है, और नहीं करने का भी कोई कारण नहीं है इसलिए कर लेता हूँ, या मैं डरा हुआ हूँ इसलिए नहीं करता हूँ। ये जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने जो कुछ कहा उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो बोलिए। सोम भैया, हाँ जी। ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहेंगे हम? कहाँ हो? इधर इधर। ब्रह्मचर्य का मतलब है, देखो ये खाली स्थान को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म का मतलब फैली हुई वास्तविकता, तो ब्रह्म का मतलब फैली हुई वास्तविकता, ब्रह्म का मतलब मूल ऊर्जा, ब्रह्म का मतलब ईश्वर, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, है ना, ब्रह्म का मतलब पूर्ण। तो हर मानव इस मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, पूर्ण में ऊर्जित है, और ये पूर्ण अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, आचरण काल में न्याय के रूप में, व्यवसाय काल में नियम के रूप में, चारों ओर से सुख की बरसात है। जब चारों ओर से मानव के ऊपर सुख की बरसात होती है तो सहज रूप से वो इंद्रियों में नियंत्रित रहता है। तो ब्रह्म को समझने के कारण, ब्रह्म को समझने के कारण जो आचरण है वो सहज रूप में इंद्रियों में नियंत्रण पाया जाता है। संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म को समझ के जो आचरण है उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो उसका शरीर से संबंध हो तो गया। हो तो गया। ये देखो इतने सारी कथा बोली, अब लास्ट में वही, अरे शरीर के साथ संबंध यही हुआ कि अब मेरी शरीर से सुखी होने की निर्भरता नहीं है, मेरे लिए सुख का दरवाजा खुल गया है। यदि समाधान बराबर सुख का दरवाजा खुल गया तो इंद्रियों पे सुखी होने की निर्भरता रहेगी क्या? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। इसी का नाम इंद्रियों में नियंत्रित होके जीना है, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म को समझकर ब्रह्म के अनुरूप आचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। हाँ जी, बढ़िया, खुश हो ना? है आज बर्थडे? क्या? हाँ, उसके हिसाब से बर्थडे। गुड। तो कितने लोग का जन्मदिन आया? गुड। कई लोगों ने शिविर के दौरान अपनी शादी का लाइसेंस भी रिन्यू कराया है। बोले अब शादी आज ही सही हुई। तो पति पत्नी एक दूसरे के लिए मित्र जैसे हैं, पति पत्नी एक दूसरे के। मेरी शादी हुई ना तो मेरे को पति पत्नी संबंध कोई किताब में था ही नहीं हमारे यहाँ, ना फिजिक्स में कोई चैप्टर था पति पत्नी के नाम से, ना सोशल साइंस में था, ना समाज में था। अब हो गई शादी तो मैंने कहा ये तो नई पहेली आ गई। तो हमने पहली रात को बता दिया, मैं देखो मैं बचपन से हॉस्टल्स में रहा हूँ, मुझको हॉस्टल में एक रूममेट की तरह रहना आता है, तो अपने दोनों दो दोस्त की तरह से एक रूम में रहेंगे। दोस्त की तरह एक रूम में रहेंगे, और दोस्त का मतलब है दूसरा जो करना चाहता है उसमें सपोर्ट करना। तो तुम जो करना चाहोगे मैं सपोर्ट करूंगा, और मैं जो करना चाहूंगी तुम उसमें सपोर्ट करोगे। इस बहाने हमारी जिंदगी इस एक लाइन से लंबे समय तक कट गई जब तक समझ नहीं उपलब्ध थी। तो मेरे को लगता है कि कभी कभी ये छोटी छोटी मान्यताएं भी हमको मदद कर जाती हैं। मेरी वाइफ एक मान्यता लेके आई थी अपने घर से बहुत गहरी, कि मेरे को पति को सपोर्ट करना है। मैंने इतना उटपटांग किया मेरी जिंदगी में, पूछो नहीं, और उसने साथ दे दिया, ये उसकी महिमा थी। तो रिश्ते की कद्र जब होती है तब आपको रिश्ते की ज़रूरत होती है, उसमें वो आपको सपोर्ट कर दे। अभी हम शादी में जब शादी कर रहे हैं तो हम हमेशा इस माइंडसेट के साथ हैं कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या हुआ। अरे तुम शादी चाहिए कि तुमको तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? प्यार वाली कहाँ है? हाँ प्यार, प्यार देने का नाम है बेटा, प्यार लेने का नाम नहीं। किसी से मेरे को प्यार है तो फिर मैं क्या दे सकता हूं बस यही सोचता हूं, मुझको क्या मिलेगा मैं नहीं सोचता। ये प्यार का सही कसौटी। तो ऐसा प्यार हमको आ जाए वो सफल ही होगा। और बाकी तो हमारी कसौटी है ना कि हम आदमी के साथ, हम एग्जाम, हमारी एग्जाम की तैयारी नहीं है, हम एग्जाम छोड़ के ही भाग गए। तो विवाह वो जगह है
भाई से नहीं बनती, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, बच्चों से नहीं बनती, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। पति पत्नी वो जगह है जहाँ डिस्टेंस मेंटेन करना भी झेलने जैसा ही है। तो पति पत्नी में दो ही ऑप्शन है, या तो जियो नहीं तो झेलो। इसलिए जीने की कसौटी जहां दो मन, इसलिए पति पत्नी संबंध की एक दूसरी परिभाषा है एक मन दो शरीर। पति पत्नी संबंध की जो परिभाषा है वो एक मन दो शरीर है। एक मन का मतलब है समझ में एक रूपता, विचारों में पूरकता, कार्यक्रम में बराबर की भागीदारी, फल परिणाम में बराबर की जिम्मेदारी। इसका नाम एक मन दो शरीर होना है। अभी समझ में एक रूपता है पति पत्नी में कि मान्यताएं अपनी अपनी। हमारे समाज में अधिकांश पति, बड़ी संख्या में पति पुरुष प्रधान मानसिकता से आते हैं और वो ये मानते हैं कि हम परम ज्ञानी हैं और पत्नी को अपने नियंत्रण में रखना है। लंबे समय तक ऐसा चला है, ठीक है। धीरे धीरे अभी पतियों का तेल निकल रहा है, भ्रम टूट रहा है कि यार, है ना, जैसा हम मान रहे थे वैसा स्थितियां नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समझ में एक रूपता नहीं है, अभी मान्यताएं अपनी अपनी हैं। जब समझ में एक रूपता नहीं है, मान्यता अपनी अपनी है, तो विचारों में पूरकता होगी कि विचारों में कन्फ्लिक्ट होगा। और मतभेद, बोलने की बात है, मतभेद हो मनभेद ना हो ऐसा होता नहीं है। मतभेद होता है तो कहीं ना कहीं गैप आता ही है। और विचारों में पूरा, कार्यक्रम में बराबर की जिम्मेदारी, कार्यक्रम में बराबर की भागीदारी अलग अलग है। पति मान लो इंजीनियर है, पत्नी टीचर है, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना नहीं, कुल मिला के बात कितनी करनी है, आज क्या बनेगा। तो हम फिजिकल लेवल पे बातचीत कर रहे हैं, जीवन के लेवल पे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। और फल परिणाम में बराबर की जिम्मेदारी, बस जब भी गलती हुई दोनों एक दूसरे पे AK-47 लेके बैठे रहते हैं। तुम समझती कब हो, तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ है, तुम ही ऐसे ही करती हो, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है। धीरे से खानदान तक पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है जब तक समझ में एक रूपता नहीं है, विचारों में पूरकता नहीं होगी, विचारों में पूरकता नहीं है, कार्यक्रम में भागीदारी नहीं होगी, कार्यक्रम में भागीदारी नहीं है, फल परिणाम में बराबर की जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए पति पत्नी लड़ेंगे ही, इसलिए ज्ञान को ढूंढेंगे ही, ज्यादा दुख जल्दी राहत। तो सब जगह सूचना पहुंचा दो, पति पत्नी को प्यार से रहना है, अपने परिवार को बांध के रखना है, शिविर करो, अध्ययन शिविर करो, इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद। तो मेरी ओर से यह शिविर समाप्त होता है। भरत भाऊ को मैं इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं। भरत भाऊ साई खेड़ा से 15-20 लोग लगातार आते रहे, तो साई खेड़ा में भरत भाऊ हैं। भरत भाऊ पहले से ही कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहे। और एक दो शब्द एक माइक दे दो भाई। चला, सर्वांना नमस्कार। आप मराठी में बोल सकते हैं। हाँ, मराठी में बोलू ना? हाँ हाँ। बंधूंनो, तशी माझी इच्छा होतीच की तुम्हा सर्वांना पाहून एकदा माइक थोड़ा ऊपर। आणखी ठीक। माझी इच्छा होती सर्वांना तुम्हाला पाहिलं, हृदय भरून आलं, अगदी प्रसन्नता वाटली सगळ्यांना पाहून। थोड़ा माइक और ऊपर, यवतमाळची थोड़ी आवाज बढ़ाओ ना। अच्छा, थोड़ा, हाँ उसको कर दो। माइक, तुम कहाँ सो जाते। ठीक आहे, 2 मिनिटात केवळ 2-3 गोष्टी मांडतो। नंबर 1 की सोमय्यांनी यवतमाळला जो वेळ दिला, ही 4थी फेरी आहे त्यांची, बरोबर। आधी दिला 1 तास, नंतर 3 दिवस, आणखी 1 तास, आणि आता 7 दिवस। तर मला वाटतं हे प्रथम घडलं असेल, बरोबर। या गोष्टीचा सन्मान आपल्या सर्वांमध्ये कायमस्वरूपी असावा, पहिली वस्तू। दुसरी वस्तू, आता मी तुमच्यामध्येच मला इन्क्लूड करून बोलतो की आपलं सौभाग्य, खरं पाहता आम्ही इथं 10 वर्षापासून लागून आहोत, परंतु या प्रकारे कुठेही वस्तू आम्ही पोहोचवू शकलो नाही। आणि आम्हाला माहीत होतं की सोनाराच्या हाताने कान टोचून घ्यायचे असतात, ते खरं ठरलं। सोमभाई आले आणि इथे काम झालं। यासोबत दुसरी गोष्ट,
हा हॉल ए सी आहे आणि ए सीचा अर्थ आपण वातानुकूलित असा मराठीमध्ये करतो, ठीक आहे ना. आता इथनं बाहेर जर गेलात तर दुसरी ए सी आहे, ठीक आहे. बस अगदी अक्षरशः असंच एक दुसरं उदाहरण तुम्हाला देतो. आता उन्हाळ्यामध्ये पावसाळा लागला, ठीक आहे. भरभरून पाऊस पडला आणि माणसासोबत झाडं आणि ती पशुपक्षीसुद्धा गोंधळून गेली. त्यांना भरभरून नवी पालवी फुटली, ठीक आहे. आणि आता या मेच्या उन्हामध्ये त्यांचा गोंधळ होतो की आता पुढे करायचं काय, ठीक आहे. बंधूंनो, या दोन वस्तूवर मला एक गोष्ट सांगायची की आता सोमभैयाजी आले, इथे एक वातावरण बनलं, भरभरून पाऊस पडला. आलं ना लक्षात सगळ्यांना? बरं. म्हणून पुढची जिम्मेदारी अधिक आहे. म्हणून ए सीचा अर्थ हा कुठेतरी वातावरण बनवणे आणि मग त्या वातावरणापासून पुन्हा वेगळं होऊन जाणे असा नसून कायमस्वरूपी आपलं वातावरण आपल्याला कसं बनवता येईल हे आहे. सोमभयांनी आपल्या नियोजनपूर्वक आणखी पुढले 2 शिबिराचं नियोजन झालेलं आहे, ठीक आहे. त्या गोष्टी आत्ताच झाल्या, ते कळलं. परंतु आता आपली जिम्मेदारी आहे की आपण आपलं वातावरण कसं बनवू आणि इथून सोमभैया कसे बनतील. येतं ना दादा सगळ्यांना लक्षात? म्हणून या शिबिराची सफलता आत्ताचं पाहून तर फार वाटतं की दादा सोमभैयाजी खूप खुश आहेत की यवतमाळमध्ये असं होईल असं सुरुवातीला वाटलं नव्हतं, परंतु जे घडलं ते अद्भुत आहे. आणि म्हणून आपल्या पुढल्या 3-4 वर्षामध्ये येथून अध्ययन झालेली माणसं आणि ज्यांच्या आचरणामध्ये, ज्या परिवारामध्ये ते आचरण दिसायला लागलं, श्रेष्ठत्व दिसायला लागलं आणि ज्यांची मुलं आनंदाने बागडायला लागली की आम्हाला लहानपणीच हे कळायला लागलं, अशी घटना या यवतमाळ आणि यवतमाळ परिसरात घडावी अशी सर्वांची इच्छा असेल, माझी आहे. आणि या दृष्टीनं आपण सर्वांची भागीदारी काय बनते आणि आपल्याला काय करावं लागेल, सर्वांनी मिळून नियोजन करत राहावं आणि पुढती चालत राहावं. अत्यंत सौभाग्याची ही गोष्ट आहे. दर्शनामध्ये अशी कुठलीही वस्तू नाही जी प्रत्येक माणसाला समजणार नाही. ती अत्यंत सोपी आहे, ठीक आहे. आजपर्यंत आपला मानसच कुठतरी आदर्शवादामध्ये आणि विज्ञानवादामध्ये बुरसटलेला होता, म्हणून या वस्तू क्लिष्ट वाटतात. परंतु आता या 7 दिवसामध्ये प्रत्येकाला ही अनुभूती आली असेल की अत्यंत लयबद्ध तालबद्ध स्वरामध्ये ज्या गोष्टी आल्या त्या हृदयापर्यंत सहज चिरत निघून गेल्या असतील, ठीक आहे. अगदी नवी जिंदगी आहे ही. म्हणून सौभाग्याने भेटलेली हे आपली हे क्षण आपल्याला आणि पुढच्या पिढीला सुंदरतेने अनुभवता यायला पाहिजे, याची जिम्मेदारी आता आपली आहे. बंधूंनो, बाबाजींना मी केवळ एकदा भेटलो. आता बाबाजींचा परिचय झाला असेल एवढ्या दिवसामध्ये, ठीक आहे. ए नागराजी त्यांचं नाव. आणि त्यांना फक्त मी एक वस्तू विचारली, कारण मला एवढं माहीत होतं की या अध्ययनामध्ये एकही प्रश्न शिल्लक उरत नाही, विचारा तर विचारायचं काय. म्हणून एक प्रश्न बाबाजींना म्हणालो की बाबाजी, ही जी स्थिती आहे या धरतीची, तर हे अनुसंधान अगदी वेळेवर झालं की याला उशीर झाला. आणि बाबाजी म्हणाले 10,000 वर्ष उशीर झालेला आहे. मग आता आपली जिम्मेदारी आणखी किती वाढेल. म्हणून एकदा का आता ही वस्तू आपल्याला भेटली, ती कायमस्वरूपी आपली कशी होईल आणि साऱ्या जगभरात त्याचं लोकव्यापीकरण लवकरात लवकर कसं होईल. कारण आता धरती बिमार आहे, हे आपण शब्द ऐकलेले आहे, बरोबर आहे. आणि मानवजातही बिमार आहे. तर अगदी सडलेल्या या सर्व वस्तू कशा ऑपरेट करून आपण अगदी काढून टाकू, निस्तनाबूत करून टाकू आणि नव्याने जिंदगी, स्वर्गीय जिंदगी, अस्तित्वमूलक जिंदगी, मूल्यपूर्वक असलेली जिंदगी आपल्या हाती ताबडतोब यायला पाहिजे आणि नित्य उत्सव असला पाहिजे. छान, बढ़िया बस आता सोमवारानुसार आहे, पुढे सगळी पार्टी आहे, आपण सगळे म्हणूया जय हो. बढ़िया बढ़िया. राहुल भाई आइए. देखिए, किसी को लगता है कि मैंने खड़े होके देना चाहिए ये तालियों को, नहीं, तो आप नहीं, निश्चित नहीं। रूप से इस भाव को दे सकते हैं. बैठिए. आपका ये भाव जो है, ये आगाज है आपके भीतर की एक ऊर्जा को संचालित करने का. जो ऊर्जा यहाँ से पाई है, इस खाली स्थान से जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा को जो हमको नियंत्रित तरीके से जिस ओर ले जाना है, उसका भाव भी समर्पित हुआ है. निश्चित रूप से कई सारे प्रश्न पहले दिन से रहे होंगे. पिछले 2 दिन में कई सारे लोगों को मैंने देखा कि जो पहले प्रश्न बनाते आए, उनके प्रश्नहीन होते चले गए और वो उस स्थिति को पाते चले गए. फिर कुछ चीज़ें ऐसी आने लगी कि जो मनोरंजन के स्तर पर कर रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से उनके भी मन में वही भाव था कि उनको कुछ
उत्तर मिल चुके हैं। कहीं सवाल ऐसे आ रहे थे कि शायद दूसरे नहीं कर रहे, मैं कर लूँ तो उससे कोई समाधान हो जाएगा। बात यहाँ तक ही है कि इस यात्रा को जिस तरह से अभी शुरू किया है, इस यात्रा को अभी भरत भैया ने बताया। देखिए ना, यवतमाल के घाटंजी तहसील के सायखेड़ा में एक व्यक्ति उपस्थित होता है, वो उस जीवन विद्या से 10-12 साल पहले जुड़ता है। हमको पता भी नहीं होता है जिस स्तर पर वो काम कर रहे हैं और अपने आप पे कर चुके हैं। भरत भैया के लिए आपको नहीं लगता कि तालियां बजनी चाहिए? आज जो यहाँ दिख रहा है ना, इसमें कई लोगों की 10 साल, 12 साल, 8 साल, 9 साल की यात्रा है जिन्होंने इसको यहाँ तक पहुँचाया। कुछ लोग मेरे जैसे या महेश भैया जैसे या कुछ नए जुड़े हम सामने दिख जाते हैं, ये हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है। हम सिर्फ इस यात्रा से कुछ दिन पूर्व जुड़े हैं, सिर्फ ठीक ठाक जैसे भैया ने बोला बात करते आ गई तो मुझे सामने खड़ा कर दिया, इतना सा भर चीज़ है। बाकी सबकी यात्रा अपनी सुखद है, साथ में है और हम सब साथ में मिलके ही आगे यात्रा को करने वाले हैं। तो इसके लिए एक किसी व्यक्ति से नहीं हो पाएगा। जैसे भरत भैया ने अभी भी कहा, मराठी बहुत सुंदरता से बोल रहे थे और उन्होंने जो शब्द कहे शायद जैसे जैसे आपको क्लिक कर गए, अपने आप तालियां बजा रहे थे, मतलब वो आपको क्लिक हो रहे थे, इसीलिए आप तालियां दे रहे थे। निश्चित रूप से यहाँ वो माहौल बैठा है, वो व्यक्तिमत्व बैठा है, वो व्यक्ति बैठे हैं जिनको लगता है कि इस भाव को मुझे जनमानस तक पहुँचाना है और ये मेरी जिम्मेदारी भी बन रही है। और सभी जिम्मेदार लोग इस हॉल में उपस्थित है, वे इसकी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मूल्यांकन में हम एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब यहाँ आएंगे अपना नाम बताएंगे, जो इंस्टीट्यूशनल है वो इंस्टीट्यूशन का नाम बताएंगे। पूर्व की यात्रा पर ज़्यादा बात न करते हुए शिविर से मुझे क्या प्राप्त हुआ, क्या होता है, हम पिछला बहुत सारा अनुभव हमारे पास होता है और हम उससे वो छूटने की इस पे खुश भी होते कि चलो छूटा है, इसलिए हमको लगता है कि वो लोगों से शेयर करें। लेकिन ज़्यादा बात इस पर अगर कर पाते हैं और समय की सीमा भी है उसको भी ध्यान रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा मूल्यांकन हो पाएगा। इस प्रोसेस में सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ, जहाँ से हम भैया ने यहाँ शुरू किया था शिविर, वो कहते ही है कि मैं जाजू इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले पहुँचा, वहाँ से आज 50 लोगों को लेके मैडम यहाँ पहुँची है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ शिल्पा जी को कि वो यहाँ आए। खुद को बहुत छोटा भी समझ रही हूँ और बहुत बड़ा भी, कि अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा को आज महसूस कर पा रही हूँ कि पता नहीं, जैसे मेडिटेशन करने के बाद शायद कैसी फीलिंग आती है मुझे नहीं पता, बट आज ऐसे लग रहा है कि कुछ काइंड का मेडिटेशन चल रहा है अंदर। तो बहुत सारी एनर्जी प्रवाह हो रही है, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं और जिसको बोलना बहुत आसान नहीं होगा, इतना ओरेटरशिप अभी नहीं है, बट कोशिश करना चाहती हूँ कि अध्ययन करूँ और इसकी गहराई को समझूँ। और अभी बोलने से ज़्यादा खुद का आकलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहूँगी। और उस चीज़ से आज ये सीखा हमने यहाँ पे कि दूसरों को देखने के बजाय खुद को पहले देखें तो शायद ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा लंबा चल पाएंगे। और समाज के प्रति जो भावना हम रखते हैं या जो समाज के प्रति समर्पित होने की जो हम कोशिश करते हैं या ज्ञान देने की जो कोशिश करते हैं, पहले ये ज्ञान खुद में अर्जित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस शिविर से मैंने ये सीखा कि दूसरों की तरफ नहीं, खुद के तरफ देखो, पहले खुद अपने आप में वो ज्ञान की ऊर्जा को बढ़ाओ और फिर उसको बांटो। थैंक यू। बहुत समर्पक शब्दों में एक और जिम्मेदारी जाजू इंस्टीट्यूशन की ओर आती है कि आपके पास जो स्टाफ यहाँ आया है वो भी अब इस शिविर से कुछ अंश में प्रबुद्ध हो चुका है। एक बार जो लोग आए हैं सारे एक बार सारे लोग खड़े हो जाए, वो जो जाजू इंस्टीट्यूशन से है और जाजू फैमिली से भी। हाँ। जाजू फैमिली से भी आप नहीं, बाकी हाँ, जाजू फैमिली से आप। बहुत बढ़िया। देखिए,
खूब 25% शुभकामनाएं। हॉल तो जाजू इंस्टीट्यूशन और जाजू फैमिली हाँ, से हाँ, ही 25% यहाँ 25% 25% की पार्टनरशिप है। और जो बोलते हैं कि व्यवस्था में भागीदारी, तो व्यवस्था में भागीदारी वाला हिस्सा जो है, बड़ा सारा हिस्सा इन्होंने निभाया, इसके लिए तो तालियां बनती ही है। और साथ में जो यहाँ इतने सारे लोग इस शिविर से ज्ञान बोध ले रहे हैं, वो अब चिंतन में सहभागी होंगे। चिंतन से सहभागी होकर अपन जब अगले शिविर में जुड़ेंगे तो इस धारा को प्रवाहित करने में भी ये 25% की पार्टनरशिप जो है 50% में कैसी पहुंचती है, इसको अपने को देखना है। सर मैं एक बात कहना चाहूँगी। अभी ब्रेक टाइम में मेरे कुछ टीचर्स आए थे और बोले मैम छुट्टी डिक्लेयर कर दें, 29, 30, 1, 2 आप छुट्टी डिक्लेयर कर दें क्योंकि यहाँ तो आना ही है। तो मेरे तरफ से ये सबको वादा कि हम वो 5 दिन हम सब साथ यहाँ रहेंगे। क्या बात है। ये होता है जब आदमी एक स्तर से ऊपर उठने लगता है। भावना आने से पहले भावनाओं को समझना, उसके लिए निर्णय पे जाना और निर्णय को पब्लिकली सुना देना, क्योंकि निर्णय सुनाने के बाद में आपको उस पर पीछे आने के लिए जगह नहीं बचती है। इसलिए तो निश्चित रूप से इन सब का अभिनंदन करना बनता ही है। बढ़िया। शायद मैं बहुत प्रॉपर बढ़िया। ढंग से आपका अभिनंदन कर सुखद, पाऊँ, नहीं सुखद। पाऊँ। दूसरी बात होती है, कोचे मैडम यहाँ है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन से है, मैं उनको सुसंस्कार विद्या मंदिर से प्रिंसिपल है, उनको भी यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना भाव प्रकट करें। सबसे पहले प्रणाम सोम भैया, और आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला दिन और आज का 7वां दिन। पहले दिन में तो माइंड में कुछ भी नहीं था, चलो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, इसी हिसाब से आए थे। लेकिन आज जो 7वां दिन था वो बहुत ही अलग था। इसके पहले के 2-3 दिन बहुत भारी गए सब कुछ समझने में, क्योंकि ये जो शब्दकोश है ये हमारे लिए सही में नया है। इसलिए मैं बहुत कुछ समझ नहीं पाई हूँ मतलब दूसरों को समझाने के लायक मैं आज नहीं बनी हूँ इन 7 दिनों में। और आज का जो था वो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान परिवार की तरफ आया। जो लास्ट डे था तो विचारों की बहुत उलट पुलट हुई। आज थोड़ा शांत भी हो गई, कभी आंसू भी आए आँखों में। जैसे मैं मानव हूँ तो आंसू आना बहुत स्वाभाविक है, वो आना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मूल्यांकन जब बोल रहे हो कमल भैया, तो इसी भाषा में मैं बोलूँगी कि उबंटू में एक बहुत अच्छी प्रेयर है, मानवाने मानवाशी मानवासम वागणे, हीच आमुची प्रार्थना आणि हेच आमुचे मागणे। अब सोम भैया को कितना मराठी समझता है मुझे पता नहीं है, समझता ही होगा शायद, बट बहुत अच्छी प्रेयर है। उससे ही जो सोम भैया ने जो भी हमें 7 दिनों में सिखाया, उस प्रेयर में इसका सार है पूरा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हम लोग आजकल हमें शरीर समझते हुए जी रहे थे या जिंदा थे, मन को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो परिवार में हो या कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, तो वो सबसे पहले मन को समझना और उसके बाद में ही आपका अच्छा संबंध बन पाता है। मैं इस चीज़ का और गहराई से अध्ययन करूँगी और अपने परिवार का, अपने इंस्टीट्यूशन का और पूरे समाज का हित इसी में है, और उसी हिसाब से कदम पे कदम मिलाते हुए चलूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद कोचे मैम। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भावना में जब आते हैं शब्द कम पड़ जाते हैं, और मुझे मालूम है इस हॉल में बैठे सभी लोग बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द वर्ड्स
समझ जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास वो समझ आ चुकी है। जब कोई रुकता है बीच की बात, सामने वाला वैसे ही समझ जाता है जैसे उसको समझनी है। निश्चित रूप से एक और बात, एक और यहाँ इंस्टीट्यूशन से हिंदी हाई स्कूल यानी जूनियर कॉलेज से रीता गुप्ता मैडम यहाँ है, वो भी अपना यहाँ आकर एक शॉर्ट में मनोगत व्यक्त करें। हम कुछ ये जो रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, सभी को लगता है कि मैं अपने भाव दूँ, लेकिन दिक्कत समय की है। कुछ लोगों को इंस्टीट्यूशन लेवल पे, कुछ लोगों को वैयक्तिक स्तर पे बुलाना चाहते हैं। आइए मैम। नमस्कार भैया, सबको नमस्कार। कुछ बच्चों को कुछ देने के भाव से मैं यहाँ आई थी, पर पता चला मुझे ही बहुत कुछ लेना है, मुझे ही बहुत कुछ लेना है। यहाँ आकर पता चला कि परिवार के प्रति ऋण, समाज के प्रति ऋण और सृष्टि के प्रति ऋण, और वो पूरे इंटरेस्ट के साथ मैं देना चाहूँगी भैया, बस। क्या बात। बहुत सारे लोगों के मन में ये भाव होता है कि मैं जाके सीखूंगा और फटाफट बांटना शुरू करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से जो भाव दीदी ने दिया है, वो भाव पहले जिस भाव से आते हैं वही भाव पहले धूमिल हो जाता है कि मुझे ही कुछ सीखने की ज़रूरत है। और जैसे ही इस प्रश्न का जवाब मिल जाता है, विकास की यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि विकास इसके बगैर संभव ही नहीं है कि मुझ में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। इस सवाल का जवाब हाँ में मिलना उतना ही ज़रूरी है। निश्चित रूप से यहाँ पहले दिन जो पहुँचे, जैसा भैया ने भी बोला, कुछ धक्का मार के आए होंगे, कुछ किसी के बुलावे पे आए होंगे, लेकिन दूसरे ही दिन शायद उनकी इन सवालों के जवाब उनको मिल गए कि मुझ में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और इसीलिए यही इस शिविर की सार्थकता और सफलता का भाव है। हिंगणा से यहाँ इंस्टीट्यूशन के हेड आए हैं, हाँ, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना भाव प्रकट करें। हाँ। सबसे पहले मेरा सोम भैया को सादर प्रणाम और सभी को अभिवादन। बहुत नसीब वाले हैं हम, इतने अच्छे गुरु हमें मिले हैं, आज बहुत ज्ञान मिला है हमें। तो उसीलिए जो 7 दिनों में मुझे, मेरा नाम श्वेता तुपेकर है और मैं हिंगना LDB लेट देवी के भाई बंग हिंगना इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ और हम नागपुर से आए हैं। तो मेरे ग्रुप की तरफ से हमने ये जो 7 दिनों में सीखा, मैंने उसे कुछ लाइन में लिखने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे कविताएं करना अच्छा लगता है सर। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ये लाइन अभी सार्थक लग रही है। नागपुर से आए हम नागपुर वासी, जानने जिंदा और जीने की फिलॉसफी। जिंदगी को समझने में कहीं देर ना हो जाए, ये तो किसी स्कूल में हमने कभी ना पढ़ाए। कहते हैं समस्या का मतलब समझदारी की टंकी का खाली हो जाना। ओहो, ये सारी इन्हीं झमेलों का है रोना धोना। कहते हैं जिंदगी पर तृप्त रूपी फल लगता है, फिर भी इंसान रूपी शरीर मतलब मैं सुख के लिए निरंतर तो भटकता ही है। बताया सोम भैया ने हमें, समाधान के सिवा एक मानव समृद्ध नहीं होता, और स्व अनुशासित मन से हुआ तो उसे कोई शासित नहीं कर सकता। माना हमने ये, जिसकी अपने से बात हो गई उसकी अपनों से बात हो गई। ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे जिंदगी से थोड़ी सी मुलाकात हो गई। सच ये जाना कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। कितना अच्छा होता मैं रूपी शरीर को यह पहले से ही पता चल जाता। थैंक यू। पाए हैं क्या है स्वीकृति और अस्वीकृति। भूल की अब तक सामान को सम्मान से जोड़ा, सुविधा से सुख की तलाश में ब्रह्मवश जिंदा रहे। जीने को ही सच माना, अतृप्त इच्छा की प्यास में। कहते हैं एक भी सही इच्छा अधूरी नहीं रह सकती। वाह, हम सबके नसीब क्या जगमगाए हैं। भगवान के ये बंदे सोम भैया जीवन दर्शन लेके हमारे लिए आज यहाँ आए हैं और हमें जीना सिखाए हैं। याद आएगा भैया करना, सुख दुख साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार एक मोह माया है और कुछ भी समझ नहीं आया है। पर भैया बहुत कुछ जरूर पल्ले पड़ पाया है।
भैया ने बताया कि परिवार तो एक पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है, इसी से सुधारेंगे हम संबंध हैं, और जो जिसके पास होता है उसे बांटेगा ही, और एक ज्ञानी परिवार अज्ञान वाला वृक्ष काटेगा ही। लेते हैं ये संकल्प, आपके साथ चलेंगे और जुड़ेंगे हम, और लाएंगे हमारे जैसा एक विद्यार्थी और ज्ञानी रूपी विद्यालय के कक्ष में हम। करते हैं वादा, मानव लक्ष्य के उपलक्ष्य में लगाएंगे अपना पूरा दम, क्योंकि है हम LDV के लेट देव की बाई बन के दबंग दबंग दबंग। थैंक यू सर। बढ़िया। हाँ, आज हम यहाँ पे आ पाए और आप ये ज्ञान रूपी ज्ञान हम ले पाए, इसका आधा श्रेय तो जाजू फैमिली को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ये कोर्स करना है। हमारे रमेश चंद्र जी बंग आदरणीय अध्यक्ष, उन्होंने बताया और उन्होंने हमको यहाँ भेजा। भेजते वक्त हमें लगा कि क्या कोर्स है, इतने सारे कोर्स तो कर लिए, ये क्या करना, और ज़बरदस्ती कई टीचर को तो ज़बरदस्ती खींच के लाया हो, नहीं चलना है। कुछ दो अभी विकेट गिर चुकी है, दो चले गए कुछ कार्यक्रम की वजह से, बट यहाँ आने के बाद कल हमारी चर्चा हुई तो ये आगे के शिविर करने के लिए तैयार हो गए, और अपने साथ अपने परिवार को भी लाने के लिए तैयार हो गए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हिंगना से पधारे सारे दबंगों को प्रणाम। और ऐसा ही दबंगाई अपने को हिंगना तक नहीं सीमित रखनी है, नागपुर आपके पहुंच में है, और नागपुर में बदलाव का जिम्मा हम हिंगना को दे सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप तो हमारे यहाँ से ही है, पहले नागपुर से ही पढ़े लिखे हैं, तो दोनों तरफ जिम्मा आ जाता है कि हिंगना ये जिम्मेदारी स्वीकारे कि नागपुर में बदलाव लाने की जिम्मेदारी हिंगना की है। बात ठीक है, तब दबंगाई प्रूव हो जाएगी। यहाँ जवाहरलाल दर्डा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सोनी सर यहाँ उपस्थित है, और शिविर में निरंतर उनका जो सहभाग भी रहा है वो भी देखने लायक रहा है। मैं उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ आए और अपना मूल्यांकन में जो बात रखनी है रखें। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मूल्यांकन तो मैं पर्टिकुलरली करता ही हूँ। अभी एक लेटर भी आया है, यूनिवर्सिटी जाना है, ये 5 दिन की वजह से रुक गया। तो मैं समझता हूँ मूल्यांकन के लिए अभी मेरा खुद का मूल्यांकन करने की अभी समय नहीं है। मैंने अभी एडमिशन लिया है, ये मेरे भाव है, आप समझ सकते हैं। तो अभी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये मैंने पढ़ा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो उसमें प्लस यानी मानव, उसमें शरीर और मैं, ये प्लस के इसमें मैंने पढ़ा है। दूसरा माइनस यानी जो अहंकार है वो कैसे छूट रहा है, वो माइनस कैसे करना है, तो वो मैंने सीखा है। बोलते हैं उपयोगिता और पूरकता। तो वो अगर हम अप्लाई करते हैं तो अपने आप माइनस जो अहंकार है वो निकल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा ही है, स्वयं में व्यवस्था और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्यवस्था में भागीदारी। अभी बचा है डिवीजन। डिवीजन अभी तक मुझे पता नहीं है। तो अभी मैंने सीखा है, अब होमवर्क करने वाला हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का। तो हो सकता है ये 5 बार 10 बार देखना पड़ेगा, वो देखूँगा। दूसरा अभी प्लस माइनस सभी को पता है, और हम जब मैथमेटिक्स की बात करेंगे, मैडम उसमें एक्सपर्ट है, गुप्ता मैडम,
तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीज़ें आती है, वो 360 में होती है। फिर आता है इंटीग्रेशन। तो बेसिक यही है, ये सबको मिला के इंटीग्रेशन करना है और ये सब जो बिंदु जोड़ के फिर हम जीवन को जीना है। तो यही मेरी समझ है ये पर्टिकुलर इससे। और मैं एक कल्पना शक्ति बोलते हैं मानव की, मैं जोड़ना चाहूँगा। मैं आशीष भैया से भी हम बात कर रहे थे अभी, तो हम सब एक जर्नी कर रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी दिव्य मानव बनने के लिए। तो ये अल्टीमेट हमारा गोल है और ये हमको पता चल गया है कि ये हमारी जर्नी है, ये बहुत सुखद है और इसका एंड दिव्य मानव ही है। तो ये तो एक हो गया पार्ट। मुझे ऐसा लगता है, एक कल्पना शक्ति है, पता नहीं आप उस पर ये कर सकते हैं एक्सपर्ट कमेंट। तो ये तो हो गया है जो मानव है उसके लिए। दूसरा और डेवलपमेंट इसमें हो सकता है जो है पशु, उसमें भी सद्भावना, हम बोलते हैं कि उसमें वो संवेदनशीलता कम है और हमारी संवेदनशीलता चरम पे है। तो कुछ दिनों में 40-50 हज़ार साल बाद, 1 लाख साल बाद उसमें भी संवेदनशीलता बढ़ेगी और उनको भी बाद में संज्ञानशीलता के तरफ जाएगी, क्योंकि हर किसी का एक उद्देश्य है। ये सृष्टि का भी एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि उसको परिपूर्ण होना है। सिर्फ मानव परिपूर्ण नहीं होने से ये नहीं होगा, पशु भी परिपूर्ण होंगे, उसको समय लगेगा, प्राण भी परिपूर्ण होगा, उसको भी समय लगेगा, और आखिरी में पदार्थ भी परिपूर्ण होगा, तभी ये सृष्टि परिपूर्ण होगी। ऐसा मुझे लगता है। ये जर्नी करने के लिए मैं आज से तैयार हूँ। धन्यवाद। जो कुछ कहा गया है उसमें कहा यह गया है कि पदार्थ ऑलरेडी परिपूर्ण है, पेड़ पौधे पशु पक्षी ऑलरेडी परिपूर्ण है। जो पशु में भी कोई विकास होगा तो वही जीवन अपने अग्रिम विकास के लिए मानव शरीर को चलाएगा। इस तरह से मानव परिपूर्ण होगा, बाकी सब परिपूर्ण है। जी, सभी परिपूर्णता को पाएंगे, मानव समाज की, मानव के लक्ष्य के लिए काम करेंगे। पहली जर्नी हम अपने लिए करेंगे और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ों को सोचेंगे। इसके साथ में ही अपने पास अभी जैसे जाजू इंस्टीट्यूशन से मैंने मैनेजमेंट में से शिल्पा दीदी को बुलाया था, तो मैं चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशन से आए लोगों में से, जैसे जो टीचर लोग हैं, उनमें से भी कोई यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव करके आके अपना विचार रखें। नमस्कार, मैं मनोज चावरे, हरिकिशन जाजू एजुकेशन संस्था का एक छोटा सा पार्ट हूँ। और यहाँ पर जो सोम भैया ने अब तक जितना भी 7 दिनों में हमें दिया है, वो इसके पहले जो हम जीवन जी रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो जो जीवन हम जी रहे थे वो जीवन ही नहीं था। जीवन तो अब शुरू हुआ है और इसको बड़े ही उत्साह के साथ में जीना है। कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर हमको प्राप्त हुई कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो हमें पता थी और कुछ चीज़ें यहाँ पर नई प्राप्त हुई। और एकदम साधारण रूप से अगर इसको हम देखें तो हमको कुछ चीज़ें पता है कि जैसे सत्य बोलना है, लेकिन कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं, कितने लोग हैं जो गलत कार्य नहीं करना है पता है लेकिन करते हैं। तो ऐसे समय केवल खुद को, मैं को अगर हम जाने और उस पर हम अपना जीवन व्यतीत करें, अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी समझा है उसको अगर हम अपने आचरण में अगर लेकर आ गए तो सही रूप में वह जीना होगा। और यहाँ पर जो जिंदगी जीना और जिंदा रहना, इसमें भी हमने अंतर देखा। संवेदनशीलता जो है वो संज्ञानशीलता की ओर हमने एक कदम बढ़ाने की ओर प्रयास करना है, यह आज हमने देखा है। इसके लिए मैं सोम भैया का और हमारे मैनेजमेंट का और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, जिन्होंने कई अच्छे प्रश्न किए, जिसके कारण हमको
मार्गदर्शन प्राप्त हुए उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सोम भैया के लिए कहना चाहता हूँ, परम पिता की अनोखी संतान है, परम पिता की अनोखी संतान है, प्रेम करुणा सहयोग मूर्ति निर्मल मन व्यक्ति है, आनंदित उत्साहित हुआ मन आज है। ऐसे हमारे सोम भैया ने 7 दिन मार्गदर्शन हमें किया है, मार्गदर्शन हमें किया है, मार्गदर्शन हमें किया है। धन्यवाद सोम भैया। थैंक यू। यहाँ पर यूथ में से कोई, मतलब जो यंगस्टर्स है उसमें से कोई अपना भाव, आ जा बेटा, क्या बात। तो अभी यहाँ पे देखें तो सबसे यंग तो हम ही हैं, अवनी पाटिल फ्रॉम औरंगाबाद। तो फिर यहाँ पे सबसे लकी तो हम ही है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर बनने का ही बाकी है, आपका तो बन चुका है और वो रॉन्ग है। तो फिर अभी जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें अगर परफेक्ट बातें चली गई तो फिर हम कुछ कर पाएंगे। पहले मेरा गोल था कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मेरा अभी मानव लक्ष्य यही है कि मुझे पूरी दुनिया में ये अवेयर करना है लोगों को कि वो जिंदा को जीना मान रहे हैं। तो फिर मुझे अभी इनका आशीर्वाद चाहिए कि मैं आगे अध्ययन कर सकूं और सबको अवेयर कर सकूं। थैंक यू सर। बहुत से प्रश्न के उत्तर, और मुझे जो भी क्वेश्चंस थे, प्रेम मतलब क्या, अभी टीनेज के लिए तो सबसे बड़ा बात तो यही है प्रेम, क्योंकि अभी हम जो जैसा दिखता है उसको अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अभी मुझे पता चला कि प्रेम मतलब क्या, मोह और उसमें का डिफरेंस क्या। तो फिर अभी हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू बेटा। नाम मेरा नाम अवनी पाटिल है, औरंगाबाद से, अभी जिसका नाम संभाजी नगर हुआ है वो। देखिए कितना फिक्स संस्कार है। मैं औरंगाबाद से हूँ और जिसका अभी नाम संभाजी नगर हुआ है। हाँ, जो कॉन्शियसनेस है वो बोलते ही रहता है पीछे। अभी भी छोटा सा सॉफ्टवेयर तेरा भी सेट हो चुका है। और हम ऐसे ही सॉफ्टवेयर को ठीक करने का काम भैया कर रहे हैं। और निश्चित रूप से तालियां थोड़ी कम मुझे इसलिए महसूस हुई, बिल्कुल उसने सही कहा था कि यंगस्टर इस चीज़ में पार्टिसिपेशन करे और इस भाव से यहाँ बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं और अपनी विकास की यात्रा पर सक्सेसफुल हो रहे हैं, इस भाव से अग्रेसित होकर सामने आ रहे हैं। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती और शिविर की सफलता इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। भैया जो कहते हैं वही बात यहाँ आती है, इससे कम में चलेगा नहीं और इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। निश्चित रूप से अगर ये एज में ये बात हम एक में देख रहे हैं, और शायद एक ही यहाँ पूरी देर उपस्थित थी, अगर सब आ जाते हैं तो सब भी इसी बात को उपलब्ध हो जाएंगे। ये भाव तो निश्चित एक बिटिया हमको दे जा रही है। अगर जो इंस्टीट्यूशन के लोग हैं वो इस बात को पकड़ पाते हैं तो जो भैया दिल्ली में कर रहे हैं उसको हर स्कूल में चलाना, हर जगह चलाना, ये कितना ज़रूरी इस समाज को ठीक करने के लिए है। ये भाव भी एक बिटिया हमको यहाँ से देकर जा रही है। शायद ये भाव मैं इतना ही पकड़ पाया हूँ, और किसी के पास अच्छे से आएगा तो वो और पकड़ पाएंगे। भैया स्वयं स्फूर्ति से आप आना चाहते, निश्चित रूप से नमस्ते सोम भाई, नमस्ते सबको। मेरा नाम यश महाजन है और मैं नागपुर से हूँ। मुझे ऐसा पता चला मुझे युवाओं के तरफ से मूल्यांकन करना है, तो ये दो बड़े शब्द मेरे सामने आए और मैं शुरू कहाँ से करूँ ये सब, क्योंकि युवा तो मैं शरीर से हूँ और भाव और आचरण से नहीं हूँ, ये मुझे अभी पता चला है 7 दिनों के बाद। और मूल्यांकन स्वयं का ही नहीं हुआ है तो युवा की तरफ से क्या करूँ, ये मेरी शुरुआत थी। बट 7 दिन के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले दोस्त का जब फ़ोन आता था, क्या चल रहा है बोलते थे हम, जिंदा हूँ भाई ऐसा बोलते थे। बट अभी ये मैं निश्चित कह सकता हूँ कि मैं जीना सीख रहा हूँ 7 दिनों के बाद। तो यही कहना चाहूँगा मैं कि जो सोसाइटी और फैमिली को जो बोलते थे वो प्रॉब्लम खुद में था, तो एक पहली स्टेप उठाई है तो निश्चित जीना सीख ही लेंगे। धन्यवाद सभी। निश्चित रूप से एक जो बात है, अब तक जो भैया ने अभी बोला उसमें हम अब तक
ब्लेम गेम खेल रहे थे, किसी और पे ब्लेम गेम। अब हमको यहाँ से आगे क्लेम गेम खेलना है। क्लेम जो होता है, कोई और कर पाता है तो मैं भी कर पाऊंगा, कोई और कर सकता है तो मैं भी करूंगा। इसी भावनाओं के साथ हमको यहाँ से आगे चलना है। आइए भैया। सभी को नमस्ते। वैसे तो मैं बोलना चाहता नहीं था क्योंकि ये मेरा 5वां शिविर है और हर शिविर में मैं ये बोल चुका हूँ, तो मुझे भी थोड़ा, मैं भी बोर हो चुका हूँ बार बार बोल के वही चीज़ें। पर वैसे ये शिविर करने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि अभी मैंने 4 महीने पहले आपका नागपुर में किया था, तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि एक पेंट का कोट लगाने के बाद फ़ौरन दूसरा कोट बैठ गया अभी दिमाग में अच्छे से। और थोड़ा अपनी पर्सनल कहानी बताता हूँ कि मैं भी सभी की तरह हाई स्कूल डेज से सुख की तलाश में था और तब घर का वातावरण थोड़ा ठीक नहीं था। तो तब लगता था कि यार ये जो कुछ भी हो रहा है ना, घर वालों की वजह से हो रहा है। तो मैं खुशकिस्मत था कि आपके शिविर डीवीडी के ज़माने में मेरे घर पे पहुंच गए थे। मुझे नहीं लगता शायद किसी ने तब देखे होंगे, पर मेरे घर पे डीवीडी का सेट था। पिताजी देखते थे, बोलते थे देख लो, पर तब बोलता था कि अरे पहले खुद ठीक हो जाओ, मैं बाद में देख लूँगा। तो बहुत सालों बाद फिर पहला शिविर दूसरा शिविर चालू हुआ और मैं दूसरी फील्ड में जाना चाहता था, एजुकेशन की फील्ड को छोड़ के। तो उस फील्ड में गया, तब लगा कि यार अब तो सही होगा, क्योंकि अब तक माँ बाप की गलती थी, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तब भी थोड़ी दिक्कतें आई, तो तब लग रहा था कि अरे सिचुएशन की गलती है, अपनी नहीं है, हो जाएगा। फिर उसमें भी थोड़ा सक्सेस मिलने लगा, लेकिन उसका भाव जो है, मैं बहुत कोशिश किया कि ये भाव मेरा निरंतर रहेगा, लेकिन भाव का ग्राफ तो धीरे धीरे डाउन होता ही जाता है। लगता है कि ये सुख बहुत दिन टिकेगा, लेकिन वैसा होता नहीं। तो अभी ये 7 दिनों में मोटिवेशन तो अच्छा खासा मिला है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का देखते क्या होता है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू भैया। सामाजिक स्तर पे मैं महेश भाऊ करवा को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि महेश भाऊ करवा अपना विचार रखें। सभी को नमस्कार, सोम भैया को प्रणाम। आज जो जवाबदारी यहाँ पर हम निभाने आए हैं, मेरे ख्याल से उसकी पात्रता, और भैया की भाषा में अगर कहूँ तो वो औकात ही हमारी नहीं है कि इस सत्र का हम मूल्यांकन कर सकें। हाँ, एक बात जो सभी ने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कही है और वो मुझे पसंद भी आई है, वो मैं बोलता हूँ, उसके बाद में सब उसको सम्मति प्रदान करेंगे तालियों के द्वारा। हर कोई जो यहाँ आया उसने सत्र का मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं किया, अपने आप में मूल्यांकन की आवश्यकता है इसको निरूपित किया है। ये अपने आप में प्रगति के पथ पर बढ़ने का एक बहुत बढ़िया कदम है। जोरदार तालियां इसके लिए। आज हम लोगों को एक कमिटमेंट अपने आप से और उसके बाद में सोम भैया से करना है। शायद हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है कि जब मैं अपने आप से कोई कमिटमेंट कर लेता हूँ तो वो पूरा करता हूँ, और मैं वो कमिटमेंट भी पूरा कर लेता हूँ जो मैंने किसी दूसरे से किया है। तो आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है, और वो कमिटमेंट आपने किया ही है कि हम अध्ययन की निरंतरता बनाए रखेंगे। अध्ययन की निरंतरता अगर बनी रहेंगी तो जो हमारा मानव लक्ष्य है कि सुख की निरंतरता, वह भी बनी रहेंगी। इसमें कोई भी संदेह किसी के मन में नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है। आज जैसा कि भरत भैया ने भी बताया और हमने भी देखा कि इतने कम समय में ये हमारा सौभाग्य है कि इस कंटेंट से हमें चौथी बार सोम भैया के द्वारा परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला है। क्योंकि उनकी जो व्यस्तता है और जो उनका ये है, उस पर जो उन्होंने यवतमाल को
विशेष स्नेह दिया है, उसके लिए मैं राहुल भाई तायड़े और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने 10 वर्षों से 10-12 वर्ष हो गए उनको इस साधना से जुड़े हुए, और उन्होंने जो नींव बनाई है उस नींव के आधार पे हम सुख के महल का निर्माण करने के लिए आज हमारे पास में भूमि उपलब्ध है। आइए हम ये कमिटमेंट करें और भैया को विश्वास दिलाएं। आज वैसे आज श्वेता जी ने कविता कहकर मेरा भार थोड़ा कम कर दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि मैं जनरली मेरी बात जब भी करता हूँ तो उसमें काव्य रूप में करना पसंद करता हूँ, लेकिन आज केवल 2 पंक्तियाँ कहूँगा। अपने आप में हम ये बात और दर्शन को कर ले स्वीकार, अपने आप में दर्शन की हर बात को हम कर ले स्वीकार, यही होगा सोम भैया के प्रति हमारा आभार, हमारा आभार। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, मैं बुलाता हूँ, आपको भी बुलाता हूँ, ठीक है। सोम भैया को नमस्कार, सभी को नमस्कार। सबसे पहले जो लोगों ने ये शिविर का आयोजन किया उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई बात हमको मिलेगी इतनी अच्छी अमूल्य, ये सोचा भी नहीं था, और इतने अच्छे तरीके से मिलेगी ये भी नहीं सोचा था। उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। आज 1-2 पंक्तियों की याद आती है। अभी वक्त के इंतहा और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। सोम भैया ने हमको जिस ऊंचाई पे लाकर खड़ा कर दिया, या जिस ऊंचाई से दुनिया को देखने को, ज्ञान को देखने की प्रवृत्ति दी है, उससे ऐसा लगता है कि अभी और बहुत कुछ देखना और पढ़ना है। तो सोम भैया को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फिर से आइए, तब तक हम अध्ययन शिविर भी कर लेंगे, और फिर सितारों के आगे और जो जहाँ है वो भी हमको बताइए, और हम वो खुशी सब में बांटेंगे जो आपकी चाह है और हमारी भी चाह है। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। निश्चित रूप से। हाँ, मैं चैतन्य निकम, आइए यवतमाल आ से- जाइए आ जाइए। हाँ, मैं यवतमाल से ही हूँ। थोड़ा बहुत साइखेड़ा परिवार से जुड़ा हुआ भी था, बट कभी सुन नहीं रहा था ज़्यादा उनका, जो कान पे आता था बस वही पढ़ रहा था। क्योंकि मेरा ऐसा था पहले कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये सब जो चीज़ें हैं, इनके भरोसे मैं शरीर को संवेदन, बट सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि नहीं, इधर तो आना ही है, क्योंकि जो सच है वो यहीं पे है, आत्मा की खोज या जो भी है, सब यही आके हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने 3 दिन का जो शिविर किया था, उसके बाद मुझे ये फीलिंग आया था कि चलो सब ठीक है, बट सबसे पहले खुद को बदलना, ये सबने कहा है, और खुद को बदलने के लिए टाइम लगता है ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना कि नहीं, ये कृति में लाने के लिए टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। खुद को बदलने के लिए मतलब मैंने जो ट्राई किया, मैं वो शेयर करने आया हूँ यहाँ पे, कि भाव, विचार, स्वीकृति और जो 3 नियम है, खुद गलती ना करना, दूसरों की अयोग्यता को बदलने की क्षमता रखना, और प्रभावित ना होना, बस ये 3-4 चीज़ें भी हमने ध्यान में रखी ना तो हम कर सकते हैं। मैंने उसी दिन ट्राई किया था, वो एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। मैं उसी दिन पुणे से आया था परिचय शिविर के लिए, और फिर 8-10 दोस्त मेरे जमा हो गए कि चलो ये आ गया, इससे मिलते हैं। और मम्मी मेरे को टाइम पे बाहर लेके गई, आधा 1 घंटा हो गया, मम्मी का काम ही खत्म नहीं हो रहा है, मेरे को चिड़चिड़ हुआ। उस मोमेंट पे मैं रुका कि मुझे चिड़ हो रहा है, मतलब भाव और विचार में गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब मैंने सोचा कि काम क्या है, यूनिवर्सल लॉजिकल जो था भैया ने लिखा हुआ, उसका आंसर क्या है। मैं मम्मी के पेशेंट के घर पे था, पेशेंट महत्व का है कि मेरा दोस्तों से मिलना, आंसर है पेशेंट महत्व का, तो मैं चिड़ क्यों रहा हूँ, ये हुआ था तभी। तो भाव और विचार अगर हम बदलेंगे तो सब हो जाएगा, उसकी स्वीकृति जब करेंगे सब हो जाएगा। और स्वीकृति में कभी अगर डिसीजन का प्रॉब्लम आता है तो वो 3 पॉइंट काम में आएंगे, ऐसा होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए बात क्या है, बात जब समझ गई, भैया ने जो एक ही डायलॉग लिखा था, सुना हुआ सुनाने के काम आता है,
समझा हुआ जीने के काम आता है। समझ गया, जीने के काम आ गया, इस बात के लिए तो पुरजोर तालियां बनती है। और निश्चित रूप से जिनको लग रहा है कि दिसंबर में पहली बार भैया यहाँ आए थे और अब तक इतने कम समय में इतना बड़ा काम हो गया है यवतमाल में, इस बात से थोड़ा सा मैं उस ओर ध्यान ले जाना चाहता। ऐसा नहीं है, पहले जो काम 10-12 साल से यहाँ अमित भैया, राहुल भैया, सुभाष भैया, मिलिंद भैया, बिल्कुल, ये बिल्कुल, साइकड़ा परिवार, ये सारे लोग जो कर रहे हैं पिछले बिल्कुल। 12 साल से, ये का नहीं है। ये सारी टीम एक बार हॉल में है तो खड़ी हो जाए। उनको बुलाएंगे भी। 10-12 साल वाली पूरी टीम, जिन्होंने भी शिविर में भी जिन्होंने मेहनत किया, खड़े हो जाइए। इस शिविर को सफल बनाने के लिए प्लस 10-12 साल की सारी टीम, पिछले 10-12 साल वाली सारी टीम। निश्चित रूप से। भाई साहब, अरे बाबू भाई आप भी खड़े हो जाओ। तो आप कैसे, भरत सबके भाई, लिए जोरदार तालियां। देखिए, जब कुछ खड़ा होने लगता है तो फिर तो सब तरफ से उत्साह का वातावरण बनता है, लोग आते हैं। जब कुछ नहीं था तब 10 साल टिकना ये मुश्किल बहुत था। बड़ी बात। तो इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र। धन्यवाद के पात्र है। मेरे तरफ से बस इतना कहना था। क्या है ना, मैं बारंबार आगे आ जाता हूँ। हमारे सभी दोस्त थोड़े एक बार खड़े रहे। देवानंद भाई थोड़ा 1 मिनट आप आ जाइए सामने बुला लीजिए, सामने बुला लीजिए, दिखने सबको में मैं सामने दिखता हूँ, आ जाइए। अच्छा, सबको सामने आ जाइए। भैया ने कर दिया है वो फुल वाला। इस शिविर को सफल आइए करने थोड़ा में सामने जिन्होंने भी आइए। आयोजन में काम किया, क्या सबको रहता है ना, सा- पर्दे के पीछे काफी मेहनत होती रहती है, दिखने ठीक वाला बात आदमी एक ही दिखता है। ठीक बात है, आइए। ठीक बात, ठीक बात। देवानंद भाई ऐसे व्यक्ति है, इनको भी सोम भैया का शिविर करना था। पहली बार ही, मतलब अभी तक सोम भैया का शिविर नहीं किया है, लेकिन पूरा समय रजिस्ट्रेशन काउंटर पे 12 बजे तक बैठे। तो क्या होता है ना कि अंदर शिविर चल रहा है, मन अंदर जाने का है, फिर भी वहां बैठना है। तो ये जो सब चीजें होती है, इन सब के पीछे ये लोग है ना। तो सभी लोग थोड़ा एक बार आगे आ जाए। मंदार भाई है ना, मिलिंद भाई, सभी है ना, टोने काका जी, डॉक्टर गोमासी जी, सुभाष शेरणी जी, विनोद भाई, हिमांशु भाई रात को 11-12 बजे सबके घर में जाके मैसेज पहुंचा के फिर वापस जाते थे। साईखेड़ा यहाँ से 35-40 किलोमीटर। महेश भैया आप भी आ जाइए। कहाँ है उज्जवल भाई? आइए। उज्जवल भाई कहाँ खड़े? अरे उज्जवल भाई की पिछले 1-2 महीने। महेश भैया आइए भैया। नहीं किसी से ये क्या है ना, हम लोग जी नहीं, आप आधार हैं, आइए। ठीक है, तो ये सब लोग है ना। तो आप सभी मतलब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम और आप मिलके एक टीम है अभी, ऐसा हम लोग मानते हैं, और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे अभी, है ना। तो आप सभी के लिए एक बार ताली हो जाए। अच्छा, देवानंद भाई का मनोगत हो जाए। ठीक है, सबको नमस्ते। जो 7-8 साल से हमने जो प्रयोग किया है, मेहनत की है, समझो ये अस्तित्व दर्शन पे, तो इसका ये फल है। आज आप 200 लोग 250 लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो अभी हमारे साथ आप भी कंधे पे कंधे मिलाकर आप सभी जन ये यवतमाल का कारवा बढ़ा सकते हैं। जैसे हम 10 लोगों ने यहाँ पे 250 लोग खड़े किए, इकट्ठा किए, तो आपकी भी जिम्मेदारी अब बढ़ रही है। सबने 20-20, 25-25 लोगों को शिविर के लिए प्रेरित करना है और ये दर्शन का अध्ययन करना है, तभी आपका ये शिविर सफल हो जाए, ऐसा मेरे को लगता है। देवानंद भाई स्पष्ट वक्ता है। सीधे बात बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना कि आगे बढ़ाते रहेंगे, हम तो शिविरों में आने जाने का काम कर लेंगे, ऐसी वाली बात से निश्चित रूप से नहीं चलेगा। कितने लोग इस बात से सहमत है? इतने ही हाथ ऊपर उठ सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। दर्शन भैया कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ।
नमस्कार, सभी को प्रणाम। मेरा नाम दर्शन है और इस शिविर में मैं बहुत बार भ्रमित हो रहा था। मैं बोला मेरा नाम क्यों इस शिविर में इतने बार लिए जा रहा है या सबको बोल रहे हैं। चलो ये एक हंसी की बात थी, थोड़ा सा माहौल गंभीर हो गया था, हल्का करना जरूरी था। इस शिविर में जैसा पिछले 4-5 दिनों से मैं जो देखा, कुछ कार्य व्यस्तता के कारण मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं कुछ आपके सेशन शायद नहीं अटेंड कर पाया, और पर जितना भी कोशिश किया, जो कर सकता था मैंने किया। और इसमें मुख्यतः जो बात बताई गई या आज जो मनोगत व्यक्त किए गए, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले सर, टीचर या इन लोगों ने किए। लेकिन मैं इसमें करेक्ट करना चाहूँगा कि ये सिर्फ उनके लिए, टीचर के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। ये हर आयाम में हर किसी के लिए ज़रूरी है। किसी गृहिणी के लिए भी ज़रूरी है, किसी पिता के लिए भी ज़रूरी है, किसी दोस्त के लिए भी ज़रूरी है, एक व्यापारी के लिए भी ज़रूरी है। जो इसमें आयाम, जो मैं जो समझा, जो आयाम समझाया गया, परिवार यानी सिर्फ खुद का परिवार नहीं, अपना व्यावसायिक परिवार, अपना व्यापारिक परिवार, यहाँ तक हमारे को इस चीज़ को आगे ले जाने की, विश्वास बनाने की ज़रूरत महसूस होती है। और इस समाज को आज परिवार में, व्यापार में हम लोग जो बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, उसके लिए भी ये काफ़ी कारगर और बहुत क्या बोलेंगे, गाइडलाइन जैसा ये एक शिविर रहा है, जो हमारे को उस समस्या से भी निजात पाने के लिए बहुत सहायक रहेगा। एक प्रकृति का नियम जो भैया ने बताया था, शायद वो प्रकृति का नियम ही है कि प्रकृति चाहती है कि हम इस सृष्टि को ठीक करें, और उसी प्रकृति के नियम ने हम सबको जोड़ लिया है। पता नहीं कैसे जोड़ा है, किसी ने ज़बरदस्ती किया, किसी ने किसी के दबाव में किया, ये किया, लेकिन ये दबाव करके जो भी रहा, हम सब लोग जुड़े हैं। और अब यहाँ से हमारी आगे एक जवाबदारी या जिम्मेदारी बनती है कि उस नियम को हम हमेशा मेंटेन करें, उस प्रकृति के नियम को समझ के उस पर काम करें, ताकि हम इस प्रकृति को ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सके। एक और चीज़ जो शिविर में हुई, जैसा भैया जी ने बताया, जैसे कुछ टीचर लोगों ने मैथ्स और इस भाषा में समझाया, जैसे सीए के बारे में भी शिविर में काफ़ी कुछ चर्चा हुई। और भैया, अच्छा, आप भी सीए? बाय क्वालिफिकेशन मैं सीए हूँ, बाकी मैं व्यापार करता हूँ। इसलिए जो बैलेंस शीट है ज़िंदगी की, उसमें उसको जो आकलन जो हमको करना है, सिर्फ नफ़ा नुकसान की जगह पे कुछ नैतिक मूल्य, कुछ हमारे कर्तव्य, उसके बेसिस पे भी हमने हमारी बैलेंस शीट थोड़ी सी ठीक की, तो शायद हमारे लिए और बाकी सब के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। मैं हमारे सभी सीए फिटर्निटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और भी 2-3 सीए नहीं, अपने जो वो सीए मित्र थे आगे वाले, क्या नाम था उनका? वो भी मेरा क्लासमेट है सर। क्या नाम है? अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल। तो अमित अग्रवाल भाई मेरे को अकेले में कह रहे थे कि देखो, हमारा काम ऐसा है कि पूरे बिजनेस कम्युनिटी से हम लोग जुड़े रहते हैं, और मेरे को लग रहा है कि हमारी सीए कम्युनिटी में इस बात को हम आगे ले जाएंगे तो समाज में बहुत प्रभावशाली तरीके से आगे जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा एक मेरी कम्युनिटी है, इसलिए मैं उसकी थोड़ी बड़ाई करूँगा कि डॉक्टर चाहेगा कि पेशेंट शायद वापस बीमार हो और उसके पास है, और सीए चाहेगा कि मेरा क्लाइंट जो है और कमाए और फिर मेरे पास आए। तो ये है। और जैसे कुछ चीज़ें थी, जैसे कि काफ़ी लोगों को लगता है अरे अब हम क्या कर सकेंगे, या इस जो जीवन दर्शन का जो दर्शन हमारे को हुआ है, और उस इसमें हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, समय ज़्यादा गुजरा नहीं है। एक हिंदी फिल्म का गाना है, ए मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवा। तो हम अभी भी जवा है, और इस जिंदगी को अच्छा बनाने में हम अभी भी बहुत सहयोग कर सकते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे अगले शिविर के बाद। फिर मिलेंगे अगले शिविर में नहीं, फिर हम शीघ्रातिशीघ्र मिलते रहेंगे, पहले अपने चिंतनों के लिए और फिर चर्चाओं के लिए। हाँ, और ये जो बात है कि इंस्टीट्यूशन में संस्कार चलेंगे, परिवारों में फिर से उन संस्कारों को हमको मल्टीप्लाई करने के लिए माता पिता को ये सारी चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन में 5-6 घंटे बच्चा रहता है, बचे हुए घंटे माँ बाप के साथ परिवारों में रहता है, इसलिए दोनों एंड पे काम करना ज़रूरी है।
इंस्टीट्यूशन एक संरचना है जिसके माध्यम से बहुत सहजता से जा सकता है और वहाँ की ही पेरेंटल मीटिंगों में इस बात को किया जा सकता है और धीरे धीरे उनको प्रेरित करके जब माता पिता को ये समझाया जाएगा कि इस प्रक्रिया से आपकी अगली जनरेशन सेटिस्फाई होने वाली है तो उस लोभ में निश्चित रूप से वो इस ज्ञान को पाना चाहेंगे। आइए अगले मंतव्य को सुनते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंतरा है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं यवतमाल से ही हूँ। मतलब मेरे दिमाग में मतलब ऐसा एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम, डाउट था कि भगवान सच में होते हैं या नहीं। मैं सब और है तो कहाँ पे है। मैं सबको पूछती फिरती थी कि भगवान है क्या, सब बोलते थे हाँ, तो कहाँ पे है, इसका जवाब तो उनके पास था ही नहीं। अभी मैं इस शिविर में आके मेरे को पता चला कि भगवान है, मैं खुद भगवान हूँ और भगवान मेरे भावों में रहते हैं। ऐसा मेरे को इसमें आके पता चला भगवान क्या है, भूत क्या है। और मतलब मैं जब भी मेरी मम्मी को ऐसे पूछती थी ना कि मम्मी भूत होते हैं क्या, तो मम्मी मेरे को हर बार ऐसे बताती कि बेटा अगर भूत को फिर से कब्र से निकलना होगा तो वो भी डरता होगा कि मानव है और वो मेरे को मार डालेगा कि नहीं। ऐसे मेरी मम्मी मेरे को हमेशा कहती थी। मेरे को इस टाइम पे ना कि एक संस्कृत का हमको श्लोक पढ़ाया जाता है, वो भी याद आ रहा है कि वो श्लोक ऐसा है कि न देवो वर्तते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। इस श्लोक का अर्थ ऐसा होता है कि भगवान जो है वो लकड़ी की मतलब मिट्टी की या फिर जो दगड़ होते हैं उसकी मूर्ति में नहीं होता है। भगवान जो है वो मेरे हम सबके भावों में होता है। थैंक यू। कितनी सहजता है, जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ आज समझ में आया है, इस शिविर में समझ में आया है और जिस सहजता से उसने दिया है, क्या आप वो ले पाए हैं? है ना? देखिए कितनी सहजता है, उसने कितने जल्दी श्लोक को भी समझ लिया, शिविर के भाव को भी समझ लिया, भगवान को भी पा लिया। जिस सहजता से उसने पाया है हम पाले, इसी भाव के लिए तो इस शिविरों की सारी व्यवस्था है। हम इस श्रृंखला को शायद यहीं हमको रोकना पड़ेगा। हर एक के मन में बहुत सारे भाव है, लेकिन कुछ और कार्यक्रम भी हमको करने के हैं, क्योंकि इस शिविर को हाँ, आप कुछ बोलना चाह रही थी, शायद आपका रह गया। आप सामने बैठी थी, 4 बार मुझे निर्देश भी दिया आपने। निश्चित रूप से आपका भाव ले लेते। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। भैया ने एक बहुत अच्छा सूत्र बोला था, शिक्षा से ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई तो मनुष्य ने मूर्ति में प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि मध्यस्थ दर्शन से हम में या सभी में ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई है और इस भाव से मैं का जन्म हुआ है। और क्योंकि वो हमें भैया से मिला है तो भाव में भैया को मैं पिता और गुरु तुल्य मान के उनकी ऋणी हूँ। थैंक यू सो मच। और यहाँ तक आने के लिए या इसका मुझे रास्ता दिखाने के लिए उज्जवल वर्मा, उनको मित्र भाव से मैं उनकी ऋणी हूँ। अगर वो मल्टीप्लाई नहीं करते थे तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती और मेरे जैसे बहुत से लोग नहीं होते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर एक को कहीं ना कहीं किसी न किसी ने पथ प्रदर्शित कराया है। हर एक को वो जो पथ प्रदर्शन जिसने भी कराया है उसके भी वो ऋणी हैं। निश्चित रूप से उस पथ प्रदर्शन के बाद इस हॉल में हम पहुँचे और आगे का पथ प्रदर्शन भैया ने कराया, इसके लिए भी हम उनके ऋणी हैं। पर इस कार्यक्रम की व्यवस्था चलाने में जैसे जैसे भाव आते गया, जो यहाँ होता है इसको कहीं मीडिया के माध्यम से पहुँचाना है। हम लोकमत परिवार के ये JDIT मतलब जवाहरलाल दर्डा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हेड, यहाँ के बहुत सारी संस्थाओं को चलाने वाले किशोर जी दर्डा के पास पहुँचे कि हमको लोकमत में थोड़ी सी जगह मिल सकती क्या। और चंद पलों में उन्होंने अपने हेड को बुलाया और बोला कि ये 8 दिन जो शिविर चलने वाला है इसको हमको कवर अप करके अपने वृत्तपत्र में दैनंदिन स्तर पर हर रोज़ इसको देना है। आज वो यहाँ हमने उनको बुलाया था, वो नहीं पहुँच पाए, लेकिन टेलीपैथी जैसी कोई चीज़ है तो निश्चित रूप से उनके लिए तालियां इतनी बजे कि उनको पता चले कि उनका सम्मान किया गया है। क्योंकि ऋण निर्देश करना हमारी संस्कृति में पहले आता है। जब तक हम इस भावना को नहीं समझेंगे
तब तक हम ऋणी और उऋण भी नहीं होंगे उसमें से कि जिनके ऋण हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, प्रकाश भाऊ एक मिनट, आपको ही मैं बुलाना चाह रहा हूँ कि इस सारे व्यवस्था में जो जाजू इंस्टीट्यूशन है, जाजू परिवार है, उसका जो योगदान रहा है वो अविस्मरणीय, अकल्पनीय है। क्योंकि कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक परिवार, इतना सहभाग, आज सोचिए कि पूरा गांव एक तरफ, उसमें से जो लोग हैं वो 200-250 लोगों में 25% की सहभागिता अगर एक परिवार, एक इंस्टीट्यूशन देता है, तो इंस्टीट्यूशन के हेड के नाते मैं प्रकाश भाऊ को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि उनका आप पुष्प दे के सम्मान करेंगे। ये गुरु ने शिष्य का सम्मान किया, इससे बड़ी कोई मतलब अकल्पनीय मालूम नहीं हो सकती, उपलब्धि नहीं हो सकती। और मैंने भी आज यहाँ पर अब तक के तो मैं जिंदा रहना ही समझ रहा था कि मेरे जीवन में शायद, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं जीने की कोशिश करूँगा। और ये मेरा बहुत बड़ा सम्मान है कि गुरु के हाथ से शिष्य का सम्मान हुआ है। बहुत बड़ी बात भैया ने बोली है कि गुरु के हाथ से शिष्य का सम्मान, और उसके साथ में एक बात बोली है कि कहीं देर तो नहीं हो गई। नहीं भैया, जब जागे तब सवेरा, और जब जहाँ से शुरू हो जाए वहाँ से ही अपनी जर्नी, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जहाँ तक हम पहुँचे, यहाँ से आगे भी समाधान, सुख ये पाने के लिए तो निरंतर प्रयासरत है ही हम सब लोग। इसके बाद में हमने एक शिविर नंदुरकर कॉलेज में भी किया था, और प्रकाश भैया डॉक्टर प्रकाश भैया नंदुरकर पहुंच पाए हैं क्या? वो भी नहीं पहुंच पाए, उनके लिए जोरदार तालियां बनती है। कुछ लोग जो बाहर गांव से यहाँ पधारे थे, उनके लिए होटल राधे इन में हमने व्यवस्था की थी, और बुबना जी, वीरेंद्र बुबना जी और उनकी जो टीम है, उन्होंने वहाँ जो सहयोग दिया है, निश्चित रूप से जोरदार तालियां उनके लिए भी बनती है, वो यहाँ पहुँचे नहीं है। राजू भाई अग्रवाल, यहाँ राधा मंगल जहाँ हम ये शिविर कर रहे हैं, राजू भाई अग्रवाल यहाँ उपस्थित है, और जिस तरह से हम ये सारी व्यवस्था को देख रहे हैं और जिस तरह से उनके पूरे टीम ने ये व्यवस्था चलाई है, निश्चित रूप से टीम हेड के नाते राजू भाई जितने अभिनंदन के पात्र है उसकी कोई बात ही कम है। सभी को नमस्कार। मैं जब होटल चालू किया था 1 साल पहले, तो मुझे लगा था मैं भगवत गीता या शिव पुराण वगैरह चालू करूँगा, पर आज मैंने ये होटल, ये कलर इन मेरे मम्मी पापा के नाम से है। यहाँ पे मैं हमारे गुरुजी के, इन्होंने आपको जीना सिखाया, इसके लिए मैंने इनको नो लॉस नो प्रॉफिट में दिया। इसीलिए दिया कि यहाँ पे मेरे लिए भगवत गीता है, जीने की भगवत है। भगवत गीता तो हो चुकी है, अब आप ये सुनिए। और मैं मेरे होटल के तरफ से भी उनका सत्कार करना चाहता हूँ। शिरीष, ये पूरा होटल मेरा लड़का शिरीष ही देखता है। तो मैं शिरीष को कहूँगा कि सर का, गुरु जी का ये करे। आज हमारा राधा मंगल का उद्दिष्ट सफल हो गया। ये होटल यवतमाल में सबसे एयर कंडीशन पहली बार बना था, और आप लोगों ने जो जीवन का भगवत गीता सुना, उसके लिए मैं आपका सबका चरण स्पर्श करता हूँ। हाँ, बात यही बनती है। देखिए उन्होंने भी क्या कहा, उनके पास भी सिर्फ राहुल भैया, उज्जवल भैया, महेश भैया एक भाव लेके पहुंचे थे। भाव को समझ के
उन्होंने नहीं जाना था कि जीवन विद्या क्या है। भाव को समझ के भाव राहुल भैया उन तक पहुंचा पाए और उन्होंने उस भाव को पकड़ा कि मुझे इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद बाकी सारी व्यवस्था देते वक्त कभी हिचकिचाहट नहीं, कुछ भी बोलो। उनका स्टाफ पूरा ये चीज़ कर रहा था। यहाँ उनका जो स्टाफ है उनमें से नरेश जी, सुमन जी, किरण जी और उनके जो कुक है जिन्होंने हमें बहुत शानदार भोजन कराया, संजय सिंह जी साहब, इनको चारों को मैं यहाँ एक एक करके यहाँ आमंत्रित करता हूँ। नरेश जी यहाँ आ जाए, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा सब। सुमन जी वे भी आ जाए, किरण जी और संजय सिंह जी, आप सारे लोग यहाँ आ जाए। और भैया के हाथ से आप सबका योगदान काबिले तारीफ है। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग को साथ मिलके। आज ये 7 दिन से लास्ट दिन है, हम लोग को भी बुरा लग रहा है कि आज ये कंप्लीट होने वाला है। हम सोचते और 3-4 दिन और कंटिन्यू रहता तो और अच्छा लगता हम लोग को भी। एक फैमिली बन गया था हम लोग से कोई, तो ये चीज़ बने रहेगी, सब कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग की तरफ से अगर कोई भी अगर गलती होगी हम लोग से या मेरे स्टाफ से, थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा इसके में। चलो, थैंक यू। कार्यक्रम चलते हैं, कार्यक्रमों में छोटी मोटी त्रुटियां होती रहती है। हम ध्यान उस ओर दें, हम किस चीज़ के लिए आए हैं, जो पाने के लिए आए हैं वो मिल रहा है कि नहीं। जो व्यवस्था है वो एक व्यवस्था का भाग है। हमें जो यहाँ से मिला है वो अतुलनीय अमूल्य है। उस धरोहर के साथ में इन्होंने जो दिया है अपनी उस सीमा के ऊपर ही देने की कोशिश की है, इसलिए त्रिवार तालियों से इनका अभिनंदन करें। धन्यवाद आप सबका। आप सबने जो हमको यहाँ सहयोग दिया है और जिस तरह से आपने आंदोलित किया है, हम आपके सदैव आभारी हैं। एक बात, जब ये शिविर का आयोजन किया और इस व्यवस्था को करने का ठहराना, कल कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि अपन ने शिविर में जो कुछ बोला था कि ये चार्जेस आपकी व्यवस्था के लिए लगने वाले हैं, फिर यहाँ पे ये लैक्यूना क्यों आ पड़ा कि हमको ये व्यवस्था क्यों करनी पड़ी। तो थोड़ा सा क्लियर करा दे रहा हूँ कि वो व्यवस्था अव्यवस्था क्यों हो गई। पहले जब हमने एक नरेश साउंड सिस्टम वाले जो आप तक ये सारी एलसीडी के माध्यम से यहाँ पहुँच रहा है, एलईडी के माध्यम से पहुँच रहा है, ये वीडियो पहुँच रहा है, कौन आया है नरेश साउंड की तरफ से? हाँ, नरेश भैया ही आए हैं। नरेश भैया आइए यार, आपके योगदान के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो ये सब चीज़ पहुँचती है, यवतमाल में ऐसा कोई भी आयोजन है तो साउंड व्यवस्था सिर्फ नरेश भाई की होती है। और नरेश भैया की एक और विशेषता है, कभी भी कहो, कुछ भी कहो। जैसे ये थोड़ा स्क्रीन नीचे हो गया था, उनको बोला इसको ऊपर उठाना है, बोले ठीक है हो जाएगा। उनको बोला पहले दिन अपन ने बोला कि अभी स्क्रीन लगाने की ज़रूरत है, हो जाएगा। किसी चीज़ को ना कभी उन्होंने बोला ही नहीं। हुआ क्या है कि जब इस हॉल की व्यवस्था की गई, उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमको यहाँ उनका जो साउंड सिस्टम है वो बोला था, वो देने वाले थे। सिटिया जब उसको आके चेक किया हॉल को ओपन करने के बाद में, लगा कि ये साउंड व्यवस्था से नहीं चलेगा, साउंड व्यवस्था बदलनी पड़ी, खर्चा बढ़ गया। जब भैया आए पहले दिन, हम यहाँ टीवी स्क्रीन लगा के आपको ये सब चीज़ दिखाने वाले थे, लेकिन भैया ने कहा उनके पूर्वानुभव के माध्यम से कि यहाँ पर तो स्क्रीन ही लगेगा, तो स्क्रीन की व्यवस्था बढ़ गई और खर्चा बढ़ गया। तो स्थितियाँ इस तरह से बढ़ती गई और हमारा खर्चा बढ़ते गया। और जो हमारा एक डायलॉग रेगुलर है, ये जो थी शिविर की व्यवस्था थी और व्यवस्था में सहभागिता, तो हम व्यवस्था में सहभागिता सिर्फ शब्दों में नहीं समझेंगे। अब जो चीज़ है, जो कल यहाँ आपके सामने हिसाब रखा, उस व्यवस्था में सहभागिता का समय आ चुका है कि हम यहाँ अपनी सहभागिता है ये दर्शाए। कुछ लोगों ने कल से अब तक हमें वो सहभागिता दर्शाई भी है। उन सब का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन निश्चित रूप से उन सब के लिए तालियां कि अब तक 50% उसमें कंप्लीट हो चुका है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, आप सब पर यह विश्वास है कि नीचे उतरने से पहले 100%
आप ही के सहयोग से हो जाएगा, इसके बारे में मुझे कोई दो राय नहीं है, संदेह नहीं है। तो ये जो छोटा मोटा सब्जेक्ट आया वो क्यों आया, वो आपके सामने उसका प्रेजेंटेशन या ये वो बात बतानी ज़रूरी थी, इसलिए ये बात रखी गई। निश्चित रूप से अब यहाँ इस कार्यक्रम को अपन यहाँ से भोजन के लिए चल सकते हैं। क्या है भैया, एक मिनट देख लेते हैं, एक फोटो लेना है, नीचे चलना है। नहीं, ये यहीं ले लो ना, यहीं बैठे हैं सब, ऊपर से ले लो, एकदम बढ़िया आएगी। हाँ, उसके पहले एक बात यहीं जो ले लो, महत्वपूर्ण यहीं ले है लो। राहुल भैया, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमने जो सहभागी हुए, जो सब यहाँ आए, उन सब का अभिनंदन किया। आशीष भाई यहीं से ले लो, बहुत बढ़िया आएगी। हाँ हाँ आशीष भैया एक मिनट, जो बात बची है वो आपको लग नहीं रहा है कि कुछ कमी है? जो बात रही है, जिन्होंने हमें यहाँ इस ज्ञान गंगा से अविरत प्रवाहित किया, उनके सम्मान में मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ प्रकाश भैया, जाजू, भरत भैया, वे आके हमारे पुरुष परिवारों की तरफ से शॉल श्रीफल से भैया का सम्मान निश्चित करें। फिर हम जोर से करते हैं। और श्रीफल श्रीफल बहनों की तरफ से मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सरला भाभी और वर्मा भाभी, वे यहाँ आ जाए। पुष्प दे दो। आप सभी के आप सभी की ओर से, आप सभी के प्रतिनिधि के रूप में इस प्रयास को आगे बनाए रखने के लिए मैं ये जिम्मेदारी इन चारों को देता हूँ। ये सबको यहाँ, और यहाँ निश्चित आप सबको भी लग रहा है, हर एक के मन में ये भावना है कि हम भैया का सम्मान करें, तो आप जोरदार तालियों से सम्मान कर ही सकते हैं। अभी एक दूसरे का सम्मान करते हुए जो आनंद का अनुभव हमने किया है, शायद वह आनंद हमारी पूंजी बने और हम अपने परिवार में, सबसे पहले अपने परिवार में और उसके बाद जो हमारा समाज परिवार है उसमें इस दर्शन को पहुंचाने का, इस दर्शन से लाभान्वित होने का प्रयास हम करें, यह हमारी आवश्यकता है। तो जैसा कि कल राहुल जी भी बोल रहे थे और हम सबके मन में आज जो मूल्यांकन सत्र में भाव आया, उस अनुसार हमको अपने अपने परिवार में इस शिविर में क्या हुआ उसकी चर्चा करना है। जहाँ जहाँ जमे वहाँ सब लोग एकत्रित होकर इस बात को निरंतरता बनाएं, ताकि जो हमने समझा है, जो हमने जाना है, जो हमने माना है, उसे हम अपने आचरण में ला सके। महत्वपूर्ण वही है कि जब तक जो हमने जाना है उसे आचरण में हम नहीं ला पाएंगे तो उसका मूल्य उतना नहीं रहेगा जितना जानने का मूल्य है। तो आप सब जोरदार तालियों से आचरण में लाने के लिए अपने आप को कमिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये शिविर यहाँ तक पहुँचा, सफलतम हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अंत में आप सब न होते तो ये शिविर ही न होता। तो आप सबके लिए जो तालियां बजनी चाहिए मेरी अकेले की कम होगी, अपने लिए जोरदार तालियां बजाए कि हम इसमें सहभागी हुए। और अब उस ओर चलते हैं कि हमको यहाँ जो अपना भैया के साथ में एक फोटोग्राफ लेना है, उसके लिए हम भैया को सामने बुला लूँ, बीच में लेना पड़ेगा। सोम भैया, सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी सी चेयर से उठ जाए, थोड़ी सी चेयर अगर पीछे कर सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब पूरा पीछे यानी टुवर्ड्स दैट वॉल एंड ये वॉल की तरफ। सोम भैया, थोड़ा सा सब लोग अगर चेयर रहेगी तो अपन सब लोग आ नहीं पाएंगे, जितने क्लोज आ पाएंगे मुझसे उतना ज़्यादा सबका फोटो क्लियर आएगा।